हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम एसएससीएन में। और आज की इस क्लास में हम लोग जीके के एक महत्वपूर्ण सेगमेंट जो कि है हमारा पॉलिटी यानी कि भारत की जो राज्य व्यवस्था है उससे संबंधित जो भी हमारे टॉपिक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, ये हमारा शेड्यूल है क्लासेस का। पॉलिटी को हमने 10 दिन में यहाँ पर डिवाइड किया है, यानी 10 डेज़ में हम इसको कंप्लीट करेंगे। और 10 इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं और कई सारे टॉपिक हम यानी एक ही दिन में 2 से 3 टॉपिक भी कवर करेंगे। जो हमारे छोटे टॉपिक हैं और जो बड़े टॉपिक हैं उनको हम एक क्लास में कवर करने वाले हैं। इस प्रकार से 10 क्लास में आपकी जो पॉलिटी है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। और इसी प्रकार से हमने जो अदर सेगमेंट हैं उनको भी बांट रखा है, जैसे कि आगे आने वाले CHSL एग्ज़ाम, जैसा कि आप सभी को पता है। अगर आपने हमारे चैनल में वो इंट्रो देखा होगा जीके का जो हमने पहले शूट किया था जीके के इंट्रो के बारे में, तो उसमें हमने वहाँ पर आपको बताया था कि जो हमारा CHSL का एग्ज़ाम है वो आपका अगस्त में यहाँ पर शेड्यूल्ड है। और उस दिन उसकी नोटिस भी आई थी कि जो हमारे पूरे अगस्त में वो एग्ज़ाम वहाँ पर होना है 2 अगस्त से। तो देखिए, वो जब अगस्त में हमारा एग्ज़ाम होना है तो अगर हम मोटी मोटा देखें तो हमारे पास कुल मिलाकर 90 डेज पूरे हैं अगर हम मई से उसको देखें तो। लेकिन अगर बीच में क्लासेस, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ रहेंगी, इस वजह से टोटल 70 डेज़ ही हमारे पास लगभग बचते हैं। तो उसी प्रकार से हमने जीके के हर एक सेगमेंट को उन्हीं दिनों में डिवाइड कर रखा है, जिससे कि सभी सेगमेंट्स आपके कंप्लीट हो जाएं। और इसमें हम पहले शुरू कर रहे हैं पॉलिटी को। तो देखेंगे कौन से 10 टॉपिक हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं पॉलिटी से रिलेटेड। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है संविधान का निर्माण, प्रस्तावना, राज्यों का पुनर्गठन एवं नागरिकता। तो ये जो हमारे 4 टॉपिक हैं इनको हम एक क्लास में कवर करने वाले हैं। फिर मूल अधिकार, क्योंकि आप सभी को पता है जो मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, वो जो हैं वो एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए उसको हम एक अलग क्लास में पूरा मूल अधिकार के बारे में ही पढ़ेंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो आपके मूल अधिकार से देखने को मिलते हैं। और पॉलिटी की अगर हम बात करें तो ओवरऑल आपका CGL एग्ज़ाम हो, CHSL एग्ज़ाम हो या फिर MTS एग्ज़ाम हो, पॉलिटी के 2 क्वेश्चन आपके मिनिमम आपको देखने को मिलेंगे। 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है कि एक भी क्वेश्चन पॉलिटी से ना पूछा जाए। फिर अगला आता है डे 3 में हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, यानी जो DPSP हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। और उनके बाद मौलिक कर्तव्य, क्योंकि जो नीति निर्देशक तत्व है छोटा टॉपिक है, उसके साथ ही मौलिक कर्तव्य भी एक छोटा टॉपिक है, तो दोनों को हम एक साथ कंप्लीट करेंगे। फिर आता है डे 5 में संघ तथा राज्य की कार्यपालिका, इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी जो संघ की आपकी कार्यपालिका है, राज्य की कार्यपालिका है, यानी जिसमें आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और साथ ही साथ जो राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इन सभी के बारे में हम एक क्लास में यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर आती है न्यायपालिका, और न्यायपालिका में आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, यानी उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे हम, उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा न्यायपालिका आपका डे 5 में। तो डे 1 हो गया, डे 2, डे 3, डे 4 और डे 5। उसके बाद फिर आता है संघ तथा राज्य की विधायिका, यानी जो लेजिस्लेटिव है, जैसे कि आप देखते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली होती है हमारी, लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है, विधान परिषद है, इन सभी को हम पढ़ेंगे डे 6 में। तो ये होगा डे 6, जिसमें हम ये जो हमारे टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे। फिर है डे 7 में केंद्र राज्य के संबंध क्या हैं, संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी क्या होती हैं, और कुछ राज्यों के लिए जो विशेष आपके उपबंध दिए गए हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया हमारा डे 7। फिर आता है डे 8, और डे 8 में हम पढ़ेंगे भाषा संबंधी जो उपबंध हैं, यानी जो हमारी भाषाएं हैं उनसे रिलेटेड जो उपबंध हैं। आपातकाल यानी जो इमरजेंसी है वो किस प्रकार से लागू की जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र यानी SC और ST के जो हमारे क्षेत्र हैं पर्टिकुलर, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आता है स्थानीय स्वशासन, और ये है डे 9। तो डे 9 में हम पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन, बेसिकली जो ग्राम पंचायत होती हैं, नगर निगम होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और विभिन्न आयोग, जैसे कि कुछ आयोग बने, वित्त आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग है और अनुसूचित जाति आयोग है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे डे 9 में। और फिर आता है डे 10, यानी जैसे कि 10 दिनों में हमने पूरी पॉलिटी को बांट रखा है, तो 10वें दिन यानी लास्ट दिन हम पढ़ेंगे यहाँ पर निर्वाचन आयोग के बारे में, यानी इलेक्शन कमीशन के बारे में, और साथ ही साथ संविधान के संशोधन के बारे में, यानी जो संविधान में अमेंडमेंट किए गए उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे डे 10 में। यानी इस प्रकार से अगर हम कहें तो 10 दिनों में ही हम पॉलिटी को कंप्लीट कर लेंगे, पूरी क्लासेस होंगी। और इसमें जो हमारा
पढ़ने का तरीका होगा वो होगा, पहले हम थ्योरी कंप्लीट करेंगे, देन फिर हम कुछ क्वेश्चन बाद में कर रहे होंगे, और ये क्वेश्चन आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, स्टेट पीसीएस लेवल के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वैसे भी आप देखें तो जो जीके हमारा एसएससी एग्ज़ाम के अंतर्गत पूछा जाता है वो कहीं ना कहीं आपका एक अच्छे लेवल का जीके ही पूछा जाता है। आप देखेंगे कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी में जो जीके का लेवल है वो काफ़ी अच्छा रहता है, इसलिए हम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी बाद में डिस्कस कर रहे होंगे और पहले हम उसकी थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा ओवरऑल प्लान रहने वाला है आगे आने वाली 10 क्लासेज में। और फिर उसके बाद जैसे ही हम दूसरा सेगमेंट वहाँ पर लेंगे तो फिर हम उसको यानी उसी हिसाब से उसके भी टॉपिक हम डिसाइड करेंगे और आपको उससे पहले ज़रूर ही उसके बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा, इसी प्रकार से हम बताएंगे। तो देखिए आज जो डे 1 है, तो डे 1 में हमारे जो टॉपिक हैं वो हैं संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ, प्रस्तावना क्या है, और राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से हुआ, और नागरिकता से संबंधित जो अनुबंध है उनके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और देखिए कुछ की पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं तो उनको हम बताते जाएंगे, साथ ही साथ हम यहाँ पर लिखते भी जाएंगे जो चीज़ें यानी आगे आपकी आंसर रहने वाली हैं। तो पॉइंट में हमने लिख लिया है, आगे हम आपको लिख कर बताते जाएंगे जिससे आप अच्छी तरीके से समझते भी जाएंगे और आप भी पेन पेपर का यूज़ करते हुए कहीं ना कहीं इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं, जिससे क्योंकि ये समराइज नोट्स आपके हो गए। वैसे तो डिटेल तो बहुत ही ज़्यादा है, थ्योरी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगी, लेकिन हमको फैक्ट बेस स्टडी करनी है क्योंकि हमको 4 विकल्प भी मिलते हैं, उसके हिसाब से हमको बताना होता है। अब IAS का तो एग्ज़ाम है नहीं कि आपको थोड़ी सी हम ये कह लें विस्तार में उसको जानना हो, विस्तार में कॉन्सेप्चुअल आपसे पूछा जाए, ऐसा नहीं है। जो मेंस का एग्ज़ाम होता है, अगर हम CGL मेंस की बात करें, CHSL मेंस की बात करें, तो उसमें जीके का पोर्शन रखा गया है, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़े अच्छे लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे आ जाते हैं, लेकिन बाकी बात करें तो पूरा आपका पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें ही पूछी जाती हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो संविधान की जो यात्रा है वो शुरू होती है। संविधान क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो अब कहीं ना कहीं उस देश को चलाने के लिए कुछ नियम कानून हमारे होने चाहिए, और इसलिए संविधान काफ़ी ज़रूरी हो गया था। तो जब संविधान ज़रूरी हो गया तो बात चली कि क्यों ना यानी एक संविधान बनाया जाए संविधान की। तो वैसे बात स्वतंत्रता के पहले से ही शुरू हो गई थी, और वही आपसे पूछा जा रहा है कि जो संविधान सभा थी यानी संविधान को बनाने के लिए एक सभा बनाई जाएगी जिसमें परामर्श होगा, सलाह होगी किस प्रकार से बनाया जाए। तो संविधान सभा के जो गठन का विचार है वो तो आपका आ गया था 1934 में, और ये विचार किसने दिया था? तो एक व्यक्ति थे M.N. राय। तो M.N. राय के द्वारा ही यहाँ पर संविधान सभा के गठन का विचार दिया गया था, और विचार था ये 1934 में, और देश हमारा आज़ाद हुआ था 1947 में। तो देखिए विचार पहले ही आ गया था कि किस प्रकार से हम लोगों को संविधान बनाना है, उसके हिसाब से ही वहाँ पर चलना होगा। फिर है देखिए संविधान सभा की जो सीटें थी, सीटें का मतलब है यहाँ पर कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे। तो इसमें देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो टोटल जो नंबर था ये आपसे पूछा जाता है 389, 389 सीटें थी, जिनमें आपके 296 प्रांत थे। पहले क्या थे? प्रांत हुआ करते थे, क्योंकि राज्यों का पुनर्गठन स्वतंत्रता के बाद शुरू हुआ था। पहले क्या हुआ करते थे? पहले प्रांत हुआ करते थे। तो 296 प्रांत थे आपके, और 93 देसी रियासतें थी। तो देसी रियासतें भी पहले हुआ करती थी, जैसे राजा महाराजाओं का अलग अलग अपना क्षेत्र हुआ करता था, उसे हम देसी रियासतें कहते थे। फिर बाद में इनका एकीकरण किया गया और अलग अलग राज्य बने, जो कि वर्तमान में हम देखते हैं। लेकिन पहले क्या हुआ करते थे? पहले प्रांत हुआ करते थे और देसी रियासतें हुआ करती थी। तो ये आप संख्या का विभाजन देख सकते हैं, ये सीटें थी, यानी इतने लोग शामिल थे। 296 जो प्रांत हैं वो शामिल थे, 93 देसी रियासतें इसमें शामिल थी। अब देखिए जब संविधान सभा की बात चली तो प्रथम बैठक इसकी होनी थी। तो प्रथम बैठक कब हुई? तो प्रथम बैठक इसकी हुई थी 9 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई संविधान सभा की, और दूसरी बैठक जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। फिर उसके बाद जो इसके स्थायी अध्यक्ष बनते हैं, यानी कोई सभा है, कोई असेंबली है, कहीं ना कहीं कोई सभा है, तो उसमें अध्यक्ष भी एक होगा। तो अध्यक्ष यहाँ पर बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को, और इनको ही बाद में स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी बनाया गया। तो राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे, और संवैधानिक सलाहकार यानी जो संविधान में सलाह दी थी, सलाहकार का जो रोल किया था वो किसने किया था? अगर हम ये कह लें तो BN राव एक व्यक्ति थे जिन्हें कि संवैधानिक सलाहकार माना जाता है इस संविधान सभा का। तो ये जो पर्सन है वो आपको याद रखने कौन कौन से पर्सन क्या थे? स्थायी अध्यक्ष और संवैधानिक सलाहकार, और कब पहली बैठक हुई, कब दूसरी बैठक हुई।
फिर आगे आता है संघ समिति और संघीय संविधान समिति। तो देखिए, जब संविधान सभा की यहाँ पर बैठक हुई तो कुछ यहाँ पर समितियाँ भी बनी, जैसे कि संघ शक्ति की अगर हम बात करें, संघीय संविधान समिति की बात करें तो इसके जो अध्यक्ष थे वो बनाया गया JL नेहरू को, जो कि हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। तो JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू को संघ शक्ति यानी संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया। फिर है प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो वल्लभ भाई पटेल। तो जो वल्लभ भाई पटेल थे इनको क्या बनाया गया, इनको प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया। और उसके बाद फिर संचालन समिति की बात आती है। तो संचालन समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया वो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो अलग अलग कई समितियां थी, उनके अलग अलग अध्यक्ष थे, जो कि आपको याद रखना। और सबसे इम्पोर्टेंट है प्रारूप या मसौदा समिति, और इसी को इंग्लिश में हम कहते हैं ड्राफ्ट कमेटी। तो ड्राफ्ट कमेटी भी आपसे पूछा जाए, प्रारूप समिति पूछा जाए, मसौदा समिति पूछा जाए, तो देखिए इसके जो अध्यक्ष थे वो थे BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति या मसौदा समिति यानी ड्राफ्ट कमेटी का हेड बनाया गया कि आप ड्राफ्ट कीजिए किस प्रकार से। और संविधान का जो निर्माता है, संविधान का पिता है, वो भी इन्हीं को कहा जाता है, BR अम्बेडकर को कहा जाता है। आपने इनके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा और बहुत ही, हम ये कह लें, एक महान नेता रहे और इन्हीं के द्वारा ही संविधान कहीं ना कहीं तैयार हो पाया। और ये जो प्रारूप समिति है इसका गठन कब किया गया था, 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। और 7 सदस्य इसमें आपके शामिल थे, और जिनमें अयंगर हैं, अय्यर हैं, KM मुंशी हैं, लेकिन उतना आपको डिटेल में जाना नहीं है। IS के अगर हम पर्सपेक्टिव से बात करें तो फिर मसौदा समिति में, प्रारूप समिति में कितने व्यक्ति थे उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अभी आप संख्या याद कर सकते हैं कि केवल 7 व्यक्ति, 7 सदस्य इसमें शामिल थे। अब सभा में महिलाओं की बात आती है, यानी टोटल जो महिलाओं की संख्या थी वो कितनी थी संविधान सभा में। तो ये भी क्वेश्चन आपका एज इट इज पूछा जा चुका है SSC एग्ज़ाम में। तो महिलाओं की जो संख्या थी वो थी कितनी, 15। तो 15 महिलाएँ संविधान सभा में शामिल थी। तो महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15 थी। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं संविधान के स्रोत। तो देखिए जब संविधान का निर्माण शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं हम कहीं से कुछ ना कुछ चीज़ें हमने ली जो अन्य देशों के संविधान थे। तो कई सारे देशों के संविधानों को पढ़ा गया, वहाँ से क्या अच्छी चीज़ हम अपने में इंक्लूड कर सकते हैं उसको देखा गया, और उन्हें ही संविधान के स्रोत के नाम से जाना जाता है। स्रोत मतलब यहाँ से जो सोर्स रहे, यहाँ से हमने उन चीज़ों को लिया, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं, और इससे भी क्वेश्चन हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये भी आपको याद रखने। तो सबसे पहले 1935 अधिनियम, ये देखिए हमारा ही अधिनियम था जिससे हमने कुछ चीज़ों को लिया है। बाकी जो देश लिखे हुए हैं उनसे हमने जो भी संविधान की अन्य चीज़ें हैं, अन्य जो पॉइंट हैं वो हमने वहाँ से लिए हुए हैं। तो देखिए 1935 अधिनियम से अगर हम बात करें तो न्यायपालिका, अध्यादेश, कैग यानी कि महालेखा नियंत्रक परीक्षक, यानी जो कैग होता है कंट्रोलर ऑडिट जनरल, एवं आपात उपबंध यानी जो आपातकाल के उपबंध हैं। आपातकाल जो कि हम पढ़ते हैं आर्टिकल 352, 356, 360 में, ये सभी आपात उपबंध हैं। कैग है, अध्यादेश है, न्यायपालिका है, ये सभी 1935 अधिनियम से लिया गया है। इसके अलावा जो हमारा आयोग है, लोक सेवा आयोग की अगर हम बात करें तो वो भी आपका 1935 के अधिनियम से लिया गया है। फिर आता है देश ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, संसदीय शासन प्रणाली। तो हमारे देश में जो हम देखते हैं संसद की एक शासन प्रणाली है, लोकसभा है, राज्यसभा है, विधायी प्रक्रिया है, ये सभी हमने ब्रिटेन से ली हुई है। और एकल नागरिकता, तो जैसा कि आप सभी को पता है हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। आप सभी क्या हैं, आप सभी से अगर पूछा जाए आप क्या हैं, तो आप एक इंडियन हैं। बल्कि आप जिस राज्य से भी बिलोंग करते हैं आप उसको कभी नहीं बताते, उसकी कोई नागरिकता नहीं होती, तभी आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी जा सकते हैं। और आगे जब आपका सिलेक्शन होगा तो ऑल ओवर इंडिया में आपकी पोस्टिंग होगी और आपकी एक ही नागरिकता होगी कि आप क्या हैं, आप एक इंडियन है। तो एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो हमारे संविधान में दिया गया है, और ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया हुआ है, क्योंकि ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता होती है। जबकि यहीं पर अगर हम बात करें USA की यानी अमेरिका की, तो यहाँ पर राज्य और देश दोनों की अलग अलग नागरिकता होती है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान USA के संविधान में किया गया है। फिर यहाँ पर आता है USA यानी कि अमेरिका। अमेरिका से हमने क्या लिया है, मूल अधिकार। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी
संविधान का, तो यहाँ पर मूल अधिकार हमने वहाँ से लिए हैं महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद। तो महाभियोग जो कि क्या है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, वो हमने ली है यूएसए के संविधान से। उसके अलावा जो प्रस्तावना है वो भी हमने ली हुई है, तो प्रस्तावना भी हमने यूएसए के संविधान से ही ली हुई है। और न्यायिक पुनर्विलोकन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। फिर आता है कनाडा। कनाडा से हमने लिया है शक्ति का विभाजन। जैसा कि आप देखते हैं केंद्र और राज्यों के बीच कुछ शक्तियां हैं जिनका विभाजन किया गया है, तो वो हमने लिया है कनाडा के संविधान से। और राज्यपाल का कॉन्सेप्ट यानी जो गवर्नर का कॉन्सेप्ट है, आप देखते हैं हर एक राज्य में केंद्र की तरफ से क्या होते हैं, गवर्नर होते हैं जिनको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है उस राज्य में, क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य के बीच में संबंध बना रहे, इस वजह से राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। नहीं तो वहाँ पर मुख्यमंत्री क्या होता है, मनमानी होगी मुख्यमंत्री की, इस वजह से राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। फिर आता है आयरलैंड, और आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं और राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया गया है। तो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है राष्ट्रपति की, वो हमने आयरलैंड के संविधान से ली है, और साथ ही साथ नीति निर्देशक तत्व ये भी आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसके अलावा राज्यसभा में जो मनोनयन होता है, यानी हम जैसे देखते हैं राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो ये भी कॉन्सेप्ट आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। फिर है दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन जो कि आर्टिकल 368 में दिया गया है कि हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। फिर है राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, यानी जो राज्यसभा सदस्यों का, अभी हमने पीछे क्या पढ़ा, राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन, लेकिन ये है निर्वाचन, तो निर्वाचित भी होते हैं मनोनीत भी होते हैं। तो जो निर्वाचन है वो हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है, लेकिन जो मनोनयन है वो हमने आयरलैंड से लिया है। तो दोनों को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, आप कंफ्यूज इसमें बिल्कुल भी ना हो। फिर है फ्रांस का संविधान, इसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इनका सिद्धांत जो है ये आपका फ्रांस के संविधान से लिया गया है। फिर है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, ऐसी सूची जिसमें जो केंद्र है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना सकती हैं इन सूची के विषयों में, यानी समवर्ती सूची के विषय में सेंट्रल और स्टेट दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। तो ये हमारी समवर्ती सूची है, ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। और संयुक्त बैठक किसकी, लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है उसका कॉन्सेप्ट भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया हुआ है। फिर है यहाँ पर जर्मनी, और जर्मनी से हमने आपातकालीन मूल अधिकारों का निलंबन, ये कॉन्सेप्ट लिया हुआ है कि आपातकालीन मूल अधिकार किस प्रकार से निलंबन होगा। और जैसा कि आपको पता है 20 और 21 आपातकाल के दौरान भी निलंबित ना होने वाले मूल अधिकार हैं, तो इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे मूल अधिकार वाली क्लास में। फिर है यूएसएसआर, जो कि आप वर्तमान में रसिया देखते हैं, पहले इसमें रसिया के साथ साथ और भी जो कंट्री थे वो यहाँ पर शामिल थे, और पूरे समूह को कहा जाता था यूएसएसआर। और 1991 में यूएसएसआर का क्या होता है, विघटन होता है, और यहाँ सोवियत संघ जिसे कहा जाता था, जिसमें रूस ही मेन कंट्री था, बाकी और भी आसपास के जो कंट्री हैं वो शामिल थे, लेकिन इसका विघटन हो गया। अभी ये अलग अलग हैं, अब यूएसआर इसे हम नहीं कह सकते पर्टिकुलर। तो यूएसआर के संविधान से हमने लिया था मूल कर्तव्यों को, तो मूल कर्तव्य हमने लिए थे यूएसएसआर के संविधान से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये हमने लिया था यूएसएसआर के संविधान से। जैसा कि हम प्रस्तावना में अपने देखते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। फिर है पंचवर्षीय योजनाएं, यानी जो 5 ईयर प्लान है, ये आपका लिया गया है कहाँ से, यूएसएसआर के संविधान से। तो यहाँ से हमने ये चीज़ें ली हैं जो कि हमने आपको बताई, और इन्हें ही संविधान के स्रोत के रूप में जाना जाता है। अब आगे अगर हम बात करें तो आगे ये हो गए हमारे संविधान के स्रोत। फिर आती है प्रस्तावना। अब देखिए स्टार्ट होती है पॉलिटी, हमारी स्रोत हमने देख ली, संविधान सभा में संविधान के निर्माण की बात की। अब उस अलग अलग देशों से हमने अलग अलग चीज़ें ली। फिर हमने यहाँ पर देखिए प्रस्तावना को यहाँ पर हम देखते हैं। तो प्रस्तावना में क्या होगा, प्रस्तावना में बेसिकली आपको प्रस्तावना को परिचय पत्र की संज्ञा किसने दी थी, और परिचय पत्र ही है। प्रस्तावना का मतलब होता है कहीं ना कहीं आप पूरी समरी बता दें प्रस्तावना में कि आगे संविधान किस बारे में बात कर रहा है, या कोई भी टॉपिक हो, किसी भी टॉपिक को हम ऐसे लिखते थे। तो ऐसे में हम क्या लिखते, सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखते थे कि किस बारे में हम ऐसे लिखने वाले हैं, कौन कौन से पॉइंट को हम यहाँ पर टच करने वाले हैं। तो प्रस्तावना को परिचय पत्र की जो संज्ञा है वो दी थी N.A. पालकीवाला ने। तो ये एक व्यक्ति थे N.A. पालकीवाला, और इन्होंने ही कहा था कि प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना एक परिचय पत्र है,
और बिल्कुल बात भी सही है, परिचय पत्र तो है ही, क्योंकि इसी से हमको पता चलता है कि संविधान में हमारे क्या दिया हुआ है। ये सभी बातें हमको प्रस्तावना में ही देखने को मिलती हैं। और प्रस्तावना से अगर हम बात करें तो प्रस्तावना में एक बार केवल संशोधन किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है। तो प्रस्तावना में एक बार केवल संशोधन हुआ है और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता जो शब्द हैं वो यहाँ पर जोड़े गए हैं। और ये कब जोड़े गए थे? ये आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये 3 शब्द संविधान की प्रस्तावना में ऐड किए गए थे। और यही एक बार संशोधन है जो कि इसमें किया गया है। अब देखिए प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ केस भी हैं, तो उनके केवल नाम आपको याद रखना है। और ये इसमें है केशवानंद भारती केस, उसके अलावा गोलकनाथ केस। तो ये 2 नाम आपको याद रखने। जब भी प्रस्तावना की बात आई, इससे जुड़े हुए केस आपसे पूछे जाएं तो फिर ये आप इन दोनों नामों को याद रखेंगे, क्योंकि इनसे संबंधित जो भी आपके केस हैं वो कहीं ना कहीं प्रस्तावना से रिलेटेड हैं। तो ये हमारी हो गई प्रस्तावना। अब आगे हम देखते हैं भाग 1। तो टोटल देखिए अगर हम संविधान में बात करें तो हमारे संविधान में 22 भाग और 395 आर्टिकल हैं। आर्टिकल का मतलब 395 अनुच्छेद में अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं और 22 भाग अलग अलग चीज़ों से संबंधित हैं। तो 22 भाग हैं, 395 आर्टिकल हैं। अब देखिए इसमें संविधान में संशोधन होता रहता है तो नए नए आर्टिकल जो हैं वो जुड़ते रहते हैं। तो देखिए इनकी संख्या 395 है, क्योंकि इसमें उपरूप में जैसे कोई 8 आर्टिकल है, आर्टिकल 8 है। अब इसमें देखिए संशोधन करना है तो हम इसी में 8A 8B इस प्रकार से ऐड करते जाते हैं। तो ये संख्या काउंट हम नहीं करते हैं, 395 अनुच्छेद ही हम उसे कहते हैं। नहीं, वैसे तो संख्या हमारी 425 के लगभग पहुँच जाती है अगर हम पूरे बाद में भी ऐड किए गए जो संशोधन वाले हमारे आर्टिकल्स हैं उनको भी अगर हम ऐड करते हैं। तो टोटल हम अगर कहते हैं तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। और अनुसूचियों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो 12 अनुसूचियाँ ये हमारे संविधान में वर्तमान में हैं। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इसी में हम अब यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं और एक तरफ से सीरियल से हम पढ़ते हुए चलेंगे और इसमें सीधे पढ़ते हुए चलेंगे। और सबसे पहले हम भाग 1 यानी संघ के बारे में पढ़ेंगे। संघ का मतलब है जो भारत सभी राज्यों को मिलाकर यहाँ पर क्या बनाता है, एक संघ बनाता है। तो उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है ब्रिटिश भारत में 9 प्रांत और 552 देसी रियासतें थीं। तो देखिए 9 प्रांत ब्रिटिश भारत की अगर हम बात करें तो 9 प्रांत हुआ करते थे और 552 देसी रियासतें हुआ करती थी, यानी ये राजा महाराजाओं के अंडर में हुआ करती थी। तो ये इन्हीं में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनके प्रयासों से 549 जो देसी रियासतें हैं क्या हो गई, शामिल हो गई, यानी वो भारत में ही शामिल हो गई। जो भी राजा महाराजा थे यहाँ के 549 यहाँ पर शामिल हो गई। 3 ऐसी रियासतें थी जिन्होंने सम्मिलित होने से मना कर दिया और इनमें एक है जूनागढ़ जो कि गुजरात में स्थित है, एक है हैदराबाद और एक है जम्मू एंड कश्मीर। और वर्तमान में देखते हैं आप ये सभी भी भारत में शामिल हैं। तो इनको शामिल किया गया जूनागढ़ को जनमत संग्रह से, क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी और उसकी जनमत संग्रह से ही जूनागढ़ में यहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया और इसको भारत में मिला लिया गया। हैदराबाद में क्या था कि इसमें ऑपरेशन पोलो, तो ऑपरेशन पोलो कई बार पूछा गया है किससे रिलेटेड है, तो ये हैदराबाद से रिलेटेड है। हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया था, सैनिक कार्यवाही यहाँ पर करनी पड़ी थी ऑपरेशन पोलो, क्योंकि हैदराबाद कह रहा था कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल होगा, तो इसलिए यहाँ पर ऑपरेशन पोलो चलाया गया। जम्मू एंड कश्मीर में क्या था, विलय पत्र, यानी यहाँ पर क्या था, पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया था और उससे बचने के लिए जो जम्मू एंड कश्मीर के राजा थे वो आए थे जवाहरलाल नेहरू के पास। तो उन्होंने कहा था कि आप एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दें और तभी आप देखते हैं एक अलग कानून बनाया गया था। 370 आर्टिकल बनाए गए थे जम्मू कश्मीर के लिए, जो कि अब हट चुका है और इसे एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। तो ये पूरी तरीके से शामिल नहीं हुआ था, लेकिन अलग राज्य का दर्जा जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया था उस विलय पत्र में, और अब उसे हटा दिया गया 370 को। तो वो भी एक प्रकार से भारत का एक यूनियन टेरिटरी वर्तमान में बन चुका है। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर है एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, इन देसी रियासतों का एकीकरण किया गया और तभी एक भारत एक हम ये कह लें मजबूत राष्ट्र के रूप में यहाँ पर संपन्न हो पाया। नहीं तो अलग अलग राजा हुआ करते थे, वो अलग अलग देश में शामिल हो जाते। तो एकीकरण में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी ये थी सबसे ज़्यादा वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल
की यहाँ पर भूमिका रही। उसके अलावा वीपी मेनन, इनकी भी भूमिका रही। और उसके अलावा माउंटबेटन के समय ही भारत को यहाँ पर आज़ादी मिली थी और माउंटबेटन ने भी एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैसे अंग्रेज़ों ने ही विभाजन की नीति अपनाई थी, लेकिन माउंटबेटन एक ऐसे वायसराय रहे, गवर्नर जनरल रहे भारत के आखिरी, और इन्होंने ही एकीकरण में भी इनकी भूमिका रही है बेसिकली। फिर यहाँ पर बात करें तो 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा अगर हम बात करें तो कितने राज्य हुआ करते थे? फिर बनाए गए 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी का गठन किया गया इस संविधान संशोधन के तहत। लेकिन अगर हम वर्तमान में देखें तो वर्तमान में जो इनकी संख्या है वो है 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो वर्तमान की संख्या आपको याद रखनी है। और प्रारंभ में कितने थे? तो प्रारंभ में केवल 14 राज्य हुआ करते थे, फिर बीच में अलग अलग राज्य बने और 6 यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे। और वर्तमान में 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो कौन कौन से राज्य कब बनाए गए अब उनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात को बनाया गया। महाराष्ट्र और गुजरात का यहाँ पर गठन किया गया। फिर 1961 में दादरा एवं नगर हवेली का गठन किया गया और ये क्या है, इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया। फिर है 1962 में गोवा और दमन दीव को बनाया गया और गोवा को पहले एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया था और वर्तमान में आप देखते हैं कि इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। तो 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। वर्तमान में गोवा क्या है, एक पूर्ण राज्य है, लेकिन शुरुआत में इसका जब गठन किया गया था तो इसे एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो ये आपको बात याद रखनी है। फिर 1962 में ही यहाँ पर पांडिचेरी का भी गठन किया गया। तो 1962 में ही, जिसे आप वर्तमान में क्या कहते हैं, पुडुचेरी कहते हैं, तो इसे भी क्या बनाया गया, यूनियन टेरिटरी बनाया गया और वर्तमान में भी ये एक यूनियन टेरिटरी है। तो 1962 में गोवा, दमन दीव और पांडिचेरी 3 राज्य यहाँ पर बनाए गए, जिनमें गोवा को यानी सभी को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, लेकिन 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। फिर है 1963 में नागालैंड का गठन किया गया। फिर 1966 में यहाँ पर हरियाणा और चंडीगढ़, तो हरियाणा को राज्य और चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। जो यूनियन टेरिटरी है उसके साथ हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं जिससे आप अच्छी तरीके से समझ सकें। फिर 1971 में हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया और फिर उसके बाद आगे हम जाते हैं तो 1971 में हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया। 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा को यहाँ पर राज्य बनाया गया, जो कि आपके बेसिकली नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, मणिपुर और त्रिपुरा। फिर उसके बाद आता है 22वां संविधान संशोधन 1972। इसके अंतर्गत मेघालय का गठन किया गया और मेघालय के बाद फिर आता है 1975। तो 36वां संविधान संशोधन 1975 में गठन किया गया किसका, सिक्किम का। तो सिक्किम राज्य को बनाया गया 1975 में। फिर आता है 1987 और 1987 में यहाँ पर मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश यानी जो नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं उनका निर्माण आप देख रहे हैं। 1972 से 1987 तक मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को यहाँ पर बनाया गया, अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया। फिर आता है सन 2000 और 2000 में उत्तर प्रदेश से ही कुछ भाग को यहाँ पर अलग करके उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ और झारखंड यानी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ भागों को अलग करके उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और यहाँ पर झारखंड 3 राज्यों का गठन किया गया। तो छत्तीसगढ़ आपका 1 नवंबर को बनाया गया। उसके बाद जो उत्तराखंड है ये आपका 9 नवंबर को बनाया गया और झारखंड आपका 15 नवंबर को बनाया गया। और फिर 2014 में जो कि लेटेस्ट है जो हमारा राज्य बना वो है तेलंगाना, जिसे आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना बनाया गया 2 जून 2014 को। तो इस प्रकार से वर्तमान में आप देखते हैं तो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी बनाए गए और 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर, लद्दाख को अलग अलग बनाया गया 2020 में। तो ये हमारे राज्य हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा। अब आगे हम देखते हैं, आगे है भाग 2 में
किससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। और आर्टिकल 5 से 11 आपको देखने को मिलेगा भाग 2 में नागरिकता में। नागरिकता अधिनियम कब लाया गया? सन आपको याद रखना है 1955 में। तो नागरिकता अधिनियम को 1955 में लाया गया और इसमें जो संशोधन किए गए हैं वो सन भी आपको याद रखने। 1986 में संशोधन हुआ, 1992 में संशोधन हुआ, 2003 में संशोधन हुआ, 2005 में संशोधन हुआ, 2015 में संशोधन हुआ। तो इतनी बार संशोधन नागरिकता में किए जा चुके हैं कि नागरिकता यानी कब से कब तक अगर हम ये बात करें कि नागरिकता का जो फर्स्ट टाइम अधिनियम है वो आपका आया था 1955 में। सर्वप्रथम नागरिकता अधिनियम को बनाया गया, फिर उसके बाद इसमें अलग अलग समय में संशोधन भी देखने को यहाँ पर मिले। तो संशोधन भी किए गए 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005, 2015 में। तो इससे रिलेटेड केवल आपका भाग पूछा जाता है, आर्टिकल पूछे जाते हैं। बाकी नागरिकता में अधिनियम आपसे पूछ लिया जाएगा। इसके अलावा कोई भी आर्टिकल या कोई भी नियम, कोई भी थ्योरी इससे संबंधित आपसे पूछी नहीं जाती है। तो देखिए 2 भाग हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, भाग 1 और भाग 2। और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भाग 3 यानी कि मूल अधिकार के बारे में, और जो कि होगा हमारा डे 2। तो डे 2 में हम मूल अधिकार पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम आपको शुरू में सिलेबस बता चुके किस प्रकार से हम इसमें पढ़ने वाले हैं आगे आने वाली क्लासेज में। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि पहले हम थ्योरी कंप्लीट करेंगे और फिर हम उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की संख्या निश्चित नहीं होगी, कभी आपके 5 क्वेश्चन हुए, मिनिमम 5 तो होंगे ही, 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो थ्योरी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन सेक्शन में, और ये क्वेश्चन आपके उन टॉपिक से रिलेटेड यानी कि वो जो आपको थ्योरी बताएगी उससे रिलेटेड भी हो सकते हैं या कुछ अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि आप थ्योरी भी सीख लें, साथ ही साथ क्वेश्चन में आप कुछ अलग पॉइंट भी सीख लें। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? उद्देशिका और प्रस्तावना दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो प्रस्तावना की अगर हम बात करें, उद्देशिका की बात करें, तो इसका विचार कहाँ से लिया गया है? तो देखिए संविधान के स्रोत में हमने आपको पढ़ाया था कि जो प्रस्तावना का विचार है, प्रस्तावना जो है वो कहाँ से ली गई है? वो आपकी यूएसए के संविधान से ली गई है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने उद्देशिका का विचार लिया हुआ है। फिर आता है प्रस्तावना से संबंधित संविधान संशोधन निम्न में से कौन सा है? तो ऐसा संविधान यानी कि जो अमेंडमेंट है वो आपको बताना है प्रस्तावना से रिलेटेड कौन सा है। तो हमने आपको बताया था प्रस्तावना में केवल और केवल एक बार ही यहाँ पर संशोधन किया गया है, और वो किया गया है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में, यानी 1976 में ये संशोधन किया गया था, जिसमें 3 शब्द आपके ऐड किए गए थे संविधान की प्रस्तावना में। ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा नाम परिवर्तन अधिनियम द्वारा ओडिशा रखा गया। तो देखिए पहले ही जब इसका गठन किया गया था नाम उड़ीसा हुआ करता था, वर्तमान में आप देखते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? ओडिशा कहते हैं। तो ओडिशा ही लिखा जाता है, ओडिशा ही कहा जाता है। और यह अधिनियम कब आया था? तो 2011 में जो उड़ीसा नाम है उसको बदलकर क्या किया गया था? ओडिशा किया गया था। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? तो देखिए जब बात आती है नागरिकता के निर्धारण की, तो इसका जो विशिष्ट अधिकार है वो यहाँ पर राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो राष्ट्रपति के द्वारा ही जो नागरिकता निर्धारण है वो यहाँ पर किया जाता है। उनका भी रोल रहता है बेसिकली। कानून तो संसद के द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति यहाँ पर स्वीकृति अनिवार्य होती है। फिर है, भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह को यहाँ पर कब से अंगीकृत किया गया था, यानी कब अपनाया गया था राजकीय चिन्ह को भारत सरकार द्वारा? आपको वो डेट बतानी है। तो ये देखिए जो डेट है वो है 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को ही राजकीय चिन्ह को अंगीकृत किया गया था, और इसी दिन संविधान को लागू किया गया था। तो वो भी डेट आपको याद रखनी, जब संविधान को लागू किया गया, राजकीय चिन्ह को अंगीकृत किया गया, वो हमारी डेट है 26 जनवरी 1950, और इसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चंस भी, तो पहले हमने थ्योरी पढ़ी, फिर हमने क्वेश्चंस पढ़े। तो आप इसी तरीके से हमारे चैनल बिकम एसएससीएन से इसी प्रकार से जुड़े रहें, और हम आपके साथ जुड़कर यहाँ पर अच्छी तरीके से आगे आपको प्रिपरेशन कराने वाले हैं आगामी एग्ज़ाम की। फ़िलहाल तो हम CHSL एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं जो भी हमारा सिलेबस है वो आपका CGL का हो, CHSL का हो, MTS का हो, सभी सेम है। सभी में GK के यही टॉपिक पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ़िलहाल तो हम CHSL को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप CGL की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप MTS की तैयारी कर रहे हैं,
और जाहिर सी बात है अगर आप CHSL दे रहे हैं तो आप CGL तो देंगे ही, और अगर आप MTS की तैयारी कर रहे हैं तो आगे आप CHSL देंगे भी। तो कोई भी SSC से रिलेटेड आपका एग्ज़ाम है, ये क्लासेस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट्स की क्लासेज हैं वो भी हमारे चैनल पर चलाई जा रही हैं, तो आप सभी क्लासेस को फॉलो करें और अपने नॉलेज को इम्प्रूव और इनहेंस करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।